हेलो बच्चों, हमें ये पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूज करता है। कुछ बातें हैं, अगर आप सरफेस टेंशन की याद रखेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। बस तीन बातें याद रखिए आप कि सरफेस टेंशन का आपको लगेगा कि बहुत ऑब्वियस बात है, पर इन तीन बातों के अलावा कोई फंडामेंटल नहीं होता। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, भले बहुत ऑब्वियस है पर इसको याद रखिए कि सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो सरफेस का हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहा होता है। तो 1 मीटर लेंथ पर सरफेस के एक तरफ के मॉलिक्यूल दूसरे तरफ के मॉलिक्यूल को पुल करते हैं, उस फोर्स का नाम सरफेस टेंशन है। जहां जहां सरफेस होगी वहां वहां सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा। सरफेस मतलब एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जब भी कोई सॉलिड्स के साथ कोई सरफेस कनेक्ट हो रही हो तो सरफेस की एक रिंग को, सरफेस की एक मॉलिक्यूल्स की रिंग को सॉलिड का पार्ट मानिए, क्योंकि सॉलिड का अगर एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड के एफबीडी में गड़बड़ क्या हो जाएगी, सॉलिड के एफबीडी में एडहेसिव फोर्स देखने पड़ेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि हम पुली का एफबीडी बनाते हैं तो रस्सी को पुली का पार्ट मानते हैं और रस्सी जो उस पर लगी होती है और टीटी टूटी दिखाते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि पुली पे तो नॉर्मल लग रहे होते, पुली का एफबीडी नहीं बनाते हैं हम, पुली प्लस रस्सी का एफबीडी बनाते हैं। उसी तरह से सरफेस टेंशन के सवालों में जब किसी सॉलिड चीज का एफबीडी बनाते हैं, सॉलिड के साथ सरफेस की लिक्विड की एक रिंग को उसका पार्ट मान लेते हैं, जो भी कनेक्ट कर रहा हो उसको इसका पार्ट मान लेते हैं, फिर उसका एफबीडी बनाते हैं। तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस में बेसिक फंडामेंटल एकदम सिंपल है, सिर्फ एफ फोर्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से लिखिए, एफबीडी बनाइए, यू विल गेट द आंसर ऑल द टाइम। कभी ऐसा नहीं होगा एफबीडी बनाने में आंसर नहीं आएगा। लेट्स सी, एक सवाल है, क्या है, एक लाइट वेट थिन वायर रिंग हैंगिंग ऑन अ सोप फिल्म दैट इज हेल्ड इन अ सर्कुलर फ्रेम। द मास ऑफ द रिंग इज m, its radius is r, the coefficient of surface tension of the film is sigma, the diameter of the frame is d greater than 2r, the frame and ring are horizontal, their centers are on the same vertical line, what is the distance from the plane of the ring to the plane of the frame, mass of the film can be neglected comparison to mass of the ring, और साथ ही साथ लिखा हुआ है mg की वैल्यू बहुत छोटी है सिग्मा r से। सवाल का सिचुएशन क्या है मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करेगा। एक हमारे पास यहां पर एक फ्रेम है, एक फ्रेम हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज द फ्रेम, ये फ्रेम हमारे पास है। इस फ्रेम के नीचे यहां पर इस फ्रेम के नीचे एक रिंग टंगी हुई है, ये फ्रेम फिक्स्ड है, ये फ्रेम फिक्स्ड है, ये फ्रेम है जो फिक्स्ड है, और इसका डायमीटर जो दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है वो d दे रखा है, तो रेडियस d/2 हो गई, ये रेडियस इसकी d/2 हो गई। और एक रिंग है जिसका मास m है और इसकी रेडियस r हो गई। अब ये बोल रहा है कि सो फिल्म से इसको ऐसे, ये सो फिल्म इसके कॉर्नर्स में ऐसे बनी हुई है, फ्रस्टम टाइप का, बाल्टी टाइप का, ये सो फिल्म की बाउंड्री है जिससे ये बंधा हुआ है, जिससे ये बंधा हुआ है। यहां पे पूछ रहा है कि इस पर फोर्स निकाल के दिखाइए, यानी कि ये इनके बीच का सेपरेशन निकाल के दिखाइए, ये h हमें निकालना है, दिस h इज टू बी कैलकुलेटेड, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। अब सवाल में मैंने पहले इंट्यूटिवली ऐसा डायग्राम बनाया, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इंट्यूटिवली ऐसा डायग्राम बना रहा हूं और मैं रिंग, भाई फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, सिंपल सी कहानी है, फिजिक्स तो बहुत आसान है, फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस रिंग का वेट जो है वो यहाँ सरफेस टेंशन, यहाँ पर सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट इसको बना रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर ये इसको सीधा सीधा मान लिया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं यार, तो मैंने सीधा सीधा मान लिया। तो मैंने कहा लेट से ये एंगल थीटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो टी लग रहा होगा, टी, तो टी का कॉस थीटा यानी टी कॉस थीटा इंटू 2πr, जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, इंटू टू, क्योंकि एक इनर सरफेस होगी, एक आउटर सरफेस होगी, वो मैंने कहा mg के बराबर है। ये मैंने जैसे ही mg के बराबर कहा, टी कॉस थीटा इंटू 2π कैपिटल R mg के बराबर है। जैसे ही मैंने ये बात कही टी कॉस थीटा mg 2t cos थीटा इंटू 2π और mg के बराबर है, मुझे लगा हो जाना चाहिए सवाल, इसे थीटा निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर मेरे दिमाग में एक इमीडिएटली ख्याल आया कि अगर मैंने इसका एफबीडी बनाया है 2t cos थीटा 2πr, उसको स्ट्रेट माना है, यहां तक तो ठीक लग रहा है मुझे सुनने में, पर अगर मैं इतने पार्ट का एफबीडी बनाऊंगा, इतने पार्ट का, तो इतने पार्ट के एफबीडी में यहां पर रेडियस कुछ बढ़ चुकी होगी, लेट से r1 हो गई होगी, नीचे का वेट अभी भी सेम है क्योंकि सो फिल्म का वेट तो नेग्लिजिबल है, तो नीचे का वेट अगर अभी भी सेम है और ये एंगल भी अगर हमने सीधा माना है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो इतने पार्ट का एफबीडी बनाऊंगा तो यहां लिखूंगा 2t cos थीटा 2π r1
R1 जो लिखा इज इक्वल टू mg के बराबर किया यहां पर, क्योंकि फेट तो अभी बराबर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि R1 तो R से काफी बड़ा है। R1 अगर R से काफी बड़ा है तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई तो नहीं हो सकती, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो यानी कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, लेकिन रेडियस तो बढ़ ही रही होगी ऊपर जाते समय। तो मैंने इससे बात को समझा कि इसका मतलब ये होगा ये सीधे नहीं हो सकता। अगर ये सीधे होता तो थीटा मेंटेन रहता, अगर थीटा मेंटेन रहता तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज थीटा मेंटेन है तो R इक्वल टू R1 आ गया, पर R इक्वल टू R1 तो नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस तो लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इससे मुझे पता चला कि ये जो सरफेस होगी ये थोड़ी सी तिरछी होगी, घूमी हुई होगी। तो मैंने कहा कि इसका डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, तो इसका डायग्राम मैंने फिर से बनाया। तो अब मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, और सरफेस कुछ इस तरह से होगी, सरफेस कुछ इस तरह से होने वाली होगी, इस तरह का डायग्राम बनेगा। सरफेस कुछ इस तरह से बनने वाली है, ये बात समझ में आनी चाहिए। सरफेस इस तरह से होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि ऊपर रेडियस बढ़ती जा रही है, अगर थीटा मेंटेन रहता तो वर्टिकल फोर्स तो ऊपर बढ़ते जा रहा है, नीचे का वेट तो सेम है, तो सरफेस को अपने एंगल को बदलना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं क्या करूं, अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पे मैं थोड़ी बेसिक मैथ्स लगाता हूं, यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया और लेट से इसका ये जो रेडियस है वो r है, लेट से इसका रेडियस r है, और हमने इस एंगल को यहां पर इस जगह जो टेंजेंट ड्रॉ की है, लेट से ये एंगल जो है वो थीटा है, लेट से वो एंगल थीटा है। तो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास आएगा 2t sin थीटा, 2t sin थीटा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2t sin थीटा इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू mg, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू, हर जगह का रेडियस अलग अलग, थीटा भी अलग अलग हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन 4 पाई t सरफेस टेंशन इंटू r के बराबर होगा। तो साइन थीटा हमारे पास ये आ गया। अब उसने ऑप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स आसान करने के लिए लिखा है कि mg बहुत छोटा है, mg अगर बहुत छोटा है तो दिस साइन थीटा विल बी स्मॉल। अगर ये साइन थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा। और जैसे मैंने टेन थीटा लिखा, इट इज इक्वल टू mg 4 पाई टी आर, 4 पाई टी आर। और अगर टेन थीटा की बात करें तो अगर हम यहां पे टेन थीटा की बात करें तो वो स्लोप के बराबर होगा। तो टेन थीटा इज नथिंग बट यहां पे टेन थीटा आएगा dx बाई डी आर, तो dx बाई डी आर आएगा। तो dx बाई डी आर इज इक्वल टू mg अपॉन 4 पाई टी आर, 4 पाई टी आर, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास आ गया dx इज इक्वल टू mg अपॉन 4 पाई टी, यहां तो बाहर आ गया, dr बाई आर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, dr बाई आर। जब x की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू कैपिटल R है, और x की वैल्यू जब आंसर है, आंसर मतलब ये टोटल हाइट, तो r की वैल्यू कैपिटल D बाई 2 है। तो जैसे ही हमने यहां पे किया तो हमारे पास आंसर आ गया, आंसर इज इक्वल टू mg अपॉन 4 पाई टी, mg अपॉन 4 पाई टी ln d by 2r। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। जो पहली बार मैंने गलती की थी वो गलती किसी से भी हो सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आंसर तो मैंने निकाल दिया, लेकिन एक सवाल आपके सामने मैं पूछ के रख रहा हूं, इसका आंसर आप बता देंगे तो मजा आ जाएगा मुझे। अब ये बताइए, ये ओपन है, 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 सिर्फ किनारे किनारे पर फिल्म लगी हुई है। अगर सिर्फ किनारे किनारे में फिल्म लगी हुई है और इसमें कर्वेचर है, अगर इसमें कर्वेचर है तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर अलग होना चाहिए, P1 को P2 से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज जब भी कर्वेचर आता है P1 P2 से ज्यादा होना चाहिए, पर इट इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट, एटमॉस्फेयर के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो हाउ द हेल द प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन्ड, हाउ द हेल इज प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। एक इंफॉर्मेशन भी देता हूं आपको, अगर आपसे कभी सवाल दिया जाए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक बड़ी डिस्क रिंग है और एक छोटी डिस्क है, अगर उनके एंड्स को जोड़ें, किसी भी तरीके से सरफेस बना के जोड़ें, ऐसी सरफेस का पता लगाइए जिसमें हमें मटेरियल सबसे कम खर्च हो। मतलब
मतलब मैंने कहा कि मान लो ये तुम्हारे पास एक बड़ी रिंग थी और एक छोटी रिंग है, और तुम्हें इनको ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, कैसे भी करके जोड़ना है, कैसे भी करके जोड़ना है, सीधे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, कैसे भी जोड़ सकते हो। किसी ने सवाल, मैथ्स में सवाल पूछा कि इनका सरफेस एरिया, ये जो मटेरियल को ऐसे जोड़ा गया है, चाहे जैसे भी जोड़ा गया, इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना है तो इस कर्व का शेप क्या होना चाहिए। इतना सुंदर सवाल हुआ, और इस सवाल को आप सॉल्व करिए सरफेस टेंशन की मदद से, बिकॉज सरफेस टेंशन, हमने सरफेस टेंशन की बात कही, तो सरफेस टेंशन यहां पे हमेशा वो शेप लेने की कोशिश करेगा जिसमें सरफेस एरिया मिनिमाइज हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैथ्स का सवाल, फिजिक्स से सॉल्व करेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, पर प्लीज मेरा आंसर बताइएगा P1 P2 का डिफरेंस कैसे आ रहा है जब दोनों ही कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर में खुले पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।